आज के मेहमान ख़ास में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म, टेलीविज़न और स्टेज के बहुत ही सीनियर फनकार से, जिनके इतराफ़ फ़न के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खालिद भट्ट से। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्ट साहब? मुजाहिद शेख साहब, आप यहाँ कहाँ से और किधर से? आप किसको याद कर रहे थे? मैं अपनी नौजवानी को याद कर रहा था। क्या बात है। खालिद भट्ट साहब, मुल्तान से आप लाहौर आए अदाकार बनने के लिए। कौन सा हीरो था जिसको देख के आप इतने मुतासिर हुए और फिल्म इंडस्ट्री, फिर टेलीविज़न, फिर स्टेज भी किया? शेख साहब, बचपन में जब तीसरी, चौथी, पाँचवीं जमात का ज़माना था तो उस वक्त तो मैंने अपनी अम्मी के साथ जाके आन फिल्म देखी दिलीप कुमार साहब को। तो वो ऐसा जहन में नक्श हुआ कि दिल यही करता था कि कौन सा वक्त हो कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हो जाऊं। अच्छा। बाद में इंडिया पाकिस्तान के बहुत से अदाकारों ने वो आन जैसी अदाकारी या आन जैसा गेटअप भी किया, लेकिन कोई भी दिलीप साहब की मुस्कुराहट को नहीं छू सका। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा हूं तो फिर ये हुआ कि ज़माना थोड़ा सा बदल गया था। पाकिस्तान में इंडिया की फिल्में आना बंद हो गई हुई थी। तो तब अचानक एक हीरो जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। औलाद फिल्म में एस एम यूसुफ साहब ने किया। फिर उसके बाद औलाद से फिर उन्होंने दामन में एक सीक्वेंस किया नीलो बेगम के साथ। वो कम सितंबर की ट्यून पे डांस था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना इदारा बनाया फिल्म आर्ट्स, और फिल्म बनाई हीरो और पत्थर, जिसने गोल्डन जुबली की। लेकिन उस वक्त तक भी वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाए। वो थे वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद। लेकिन जब उन्होंने अरमान बनाई है तो फिर उसके बाद हमें दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। आपको वहीद मुराद बनने का अरमान पैदा हो गया? मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, को रीना। और फिर उसके बाद दोराहा फिल्म के गाने, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। और उसके बाद एम रशीद साहब की फिल्म आई दिल मेरा धड़कन तेरी, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। और उसके बाद पै दर पै फिल्में। फिर ये तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल। फिर आपने फैसला कर लिया कि अदाकारी करनी है। पहली दफा आपको पता कब चला कि आपके अंदर कोई फनकार है? वो तो दूसरी जमात से ही पता लग गया था। मुझसे ज़्यादा मेरे टीचर को पता लग गया था। तो उन्होंने हमें ट्रेंड किया कि उन्होंने हम पहले मुझे एक पोइम दी, जो मैंने तीसरी जमात में फिर कुछ और थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी। अच्छा भट्ट साहब, फिर आपने लाहौर आ गए तो काफ़ी मुश्किल वक्त तो देखा होगा, स्ट्रगल तो की होगी। मैं इकबाल हसन साहब से मिला तो उन्होंने मुझे अपने घर मोची दरवाजे, मैं उनके पास ही रहा। फिर उन्होंने घर कोठी ख़रीद ली 25 के गुलबर्ग में, तो फिर मैं वहाँ भी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ जाता था तो कार में से जाते थे, सब सलाम करते थे, हमें अलहदा कुर्सियाँ भी मिलती थी, खाना भी डोंगे में आता था। ये एक मिथ है, फिल्म लाइन में आपको प्लेट में डाल के 2 रोटियां हाथ में पकड़ा के कहते हैं उठे बैठ के खा रहा है। हीरो हीरोइनें और बड़े एक्टर जो हैं उनके लिए डोंगे में सज के जाता था कि जिन्ना दिल करे वो पान ये वो। ये बहुत बारीकी बहुत कम लोगों को पता है। तो इकबाल हसन चूँकि हीरो थे तो इसलिए उनके लिए वो फिर हमारे लिए मूड़े भी आते थे बैठने के लिए। ये वो बार बार आके पूछा था, सर चाय तो नहीं पीनी, सर कोई चीज़ चाहिए हो ये कि भाई हीरो दे नाल ने उन्होंने भरा है, उन्होंने दोस्त है। एक दिन उनकी कैडी शिफ्ट थी, वो जल्दी आ गए। मैंने कहा यार खालिद, मैं बारिश स्टूडियो से गाना कर रहा हूँ, तू तिसे तैयार हो के आ जाए। अब मैं रक्शे में वहाँ आया हूँ
तो जिस गेट से मैं रोज सलाम लेते हुए गुजरता था, उन्होंने रोक उसके लिया। चौकीदार ने कहा, बाबूजी किधर? अब काटो तो बदन में लहू नहीं, ऐसा लगा कि चौक में पेंट उतर गई हो, दुनिया देख रही है। तो मैंने घबरा के कहा कि मैं आहो तेनू कह रहे हैं, इधर हो इधर। मैंने उसे बड़ा कहा, मैं कहा मैं हाजी साहब को चले। केड़े हाजी साहब? मैं इकबाल साहब। ओ केड़े इकबाल? इत्थे कोई नहीं है। मैं कहा नहीं, उन्होंने क्या सी मैं उत्थे पिंड के अंदर शूट कर, और नहीं इतने में अंदर से हार्न की आवाज़ आई। तो कहा इधर हो इधर हो इधर हो। दरवाज़ा खुला तो उनका ड्राइवर अच्छी गाड़ी लेके निकला। तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा, मैंने भाग के कहा, मैं कहा अच्छी अच्छी अच्छी। उन्हें रोका। मैं कहा यार भाजी कितने ने? उन्होंने कहा वो शूट करते पे। मैं कहा बाबा जी कहते पे ने कि कोई नहीं है। और जानते भाई उन्होंने भरा ने छोटे, जाओ जी जाओ, सानू की कहते हो जाओ। तो अब मैं गेट से लेके पीछे गांव तक ये सोचता गया कि वो सलाम तो रोज़ कार नू होती है, वो पहचानते हैं ये हीरो की कार है। और इकबाल हसन साहब मुट्ठी में 50-100 लगा के जाते थे सबको। तो मैं कहा वो तो उनको होते थे, मैंने तो कोई जानता नहीं है। 6 महीने गुजर गए, 7 महीने। तब फिर मैंने इकबाल हसन साहब से कहा कि यार मैं नहीं एक्टर बनना, बड़ा मुश्किल है। एक पास मोहम्मद अली साहब ने, वहीद मुराद साहब ने, नदीम साहब ने मैं उनको देखता था। तो मैं कहा मेरी मैं तो इन्होंने गिट्टियां वर्गा भी नहीं है, तो मेरी कितने नहीं। कहते फिर मैं कहा मैं वापस भी नहीं जाना, वरना मुझे मुल्तान में बहुत मेरी बेइज्जती होगी कि हीरो बनन गया सी ये। कहते फिर मैं असिस्टेंट करवा देना, कैमरे कर। मैं कहा नहीं यार, कैमरा तो कैमरे के पीछे रहता है ना असिस्टेंट, वो खुद भी चूँकि असिस्टेंट, मैं तो सामने आना। तो कहते कि हैदर चौधरी साहब के पास करवा दूँ। मैंने कहा यार वो गालियाँ बहुत देते हैं, सॉरी बहुत गर्म मिजाज है। मैं उनके सेट पे इनके साथ जाता था, वहीदार साहब को कराता। क्योंकि वहीदार साहब के पास पहले ही 16-17 की लाइन है, मेरी बारी पता नहीं कब आएगी, मैं तो बहुत लेट हूँ पहले ही। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे डायरेक्टर हैं बदले की दुनिया साथी के प्रोड्यूसर थे इकबाल हसन साहब, आगा हसन इम्तिसाल साहब उनके बहनोई और इकबाल हसन साहब मिल के बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनसे तो पैकअप करके वहाँ एवर्न्यू स्टूडियो में 23 सितंबर था, एवर्न्यू स्टूडियो में 3 नंबर फ्लोर में गए। वहाँ ड्राइंग रूम का सेट लगा हुआ था मोहम्मद अली साहब के घर का। तो वहाँ उन्होंने जाके जैदी साहब से मिलवाया। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये ओपनिंग पे भी आए थे कि जी मेरे दोस्त हैं ये वो, तो ये असिस्टेंट होना चाहते। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है आप असिस्टेंट। मैंने कहा नहीं जी मैंने असिस्टेंट नहीं होना। हाँ। तो फिर क्या होना है? मैंने कहा जी मैंने स्टूडेंट होना है। वाह, मैं ये इल्म जो है ये सीखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर तनख्वाह वाली बात हो या कोई पैसे या रोज़गार की, तो मेरे तो अपने वालिद साहब के 2 भट्टे हैं, इतना कारोबार है, ठेकेदारी करते हैं सब कुछ। मैं काम सीखने के लिए आया हूँ, तो मैं गुजारा करने के लिए नहीं आया। तो इस तरह उन्होंने फिर आगा ताली साहब के चेहरे पे मैंने पहली क्लैप दी। इनायतुल्लाह खान साहब जो पश्तो फिल्मों के डायरेक्टर हैं, ये चीफ असिस्टेंट थे, इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी क्लैप लिखनी भी सिखाई और वो भी सब कुछ ये। अच्छा भट्ट साहब, वहीद मुराद साहब को आपने आइडलाइज़ किया और उनके गाने और उनके स्टाइल को भी आप अपनाते थे, उस तरह आपने बताया था कि तस्वीरें भी बनवाते थे आप। तो जब उनसे पहली मुलाकात हुई, पहली दफ़ा उनसे मिले, तो क्या हुआ था? मैं तो उनके चेहरे से आंखें नहीं हटा पा रहा था, और वो जैदी साहब से बातें कर रहे थे। दिया जले सारी रात फिल्म थी, तो जैदी साहब ने मेरी 8 दिन की वहाँ मेहनत को और लगन को देखते हुए मुझे कहा कि भाई वो मेरी कल दूसरी शूटिंग है तो वहाँ भी आना। उसमें मैडम शमीम आरा हीरोइन थी, मसूद अख्तर साहब सेकंड हीरो थे और वहीद साहब बड़े हीरो थे। तो जब वो आए हैं तो मैं पहली दफ़ा ही मैंने उनको देखा। वो आके कहीं आज ये गुल साहब के कमरे में बैठे हुए थे। फिर जब वो, तो मैं उनकी तरफ देखता रहा तो वो और उनकी आदत थी कि वो आंखें झपकते रहते थे, लेकिन सीन में शॉट में उन्होंने कभी आंखें नहीं झपकी। हाँ, बिल्कुल। लोग तो पता नहीं क्या कुछ रखते होंगे। वो अपने साथ सुबह घर से आने के बाद टूथपेस्ट और टूथब्रश रखते थे, क्योंकि वो जो पान खाते थे, पटियाला महाराजा पटियाला का पैग और वहीद मुराद साहब का पान, ये मशहूर है दुनिया में। ऐसा पान कोई और नहीं खा सकता था जैसा वो खाते थे, सारी चीज़ें डलवा के। तो वो उससे पहले वो बाकायदा पेस्ट करते थे और फिर उसके बाद, और उन्हीं को मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा पफ करते हुए देखा। तो वो मेकअप रूम में गए हैं, नज़ीर साहब के मेकअप में मैन होते थे, बॉम्बे से आए हुए, उनसे देखे, मैं कहा यार ये मर्द भी मेकअप करते हैं। तो फिर मुझे बताया कि भाई ये असल में रिंकल्स होती हैं ये वो, और फिर स्क्रीन पे सॉफ्टनेस के लिए फ़िल्टर विल्टर तो उतने थे नहीं उस वक्त। तो मैंने वही साहब को ही मेकअप करते हुए देखा, वो पफ वो कर रहे थे, पफ वगैरह कर रहे थे। और एक उनके पास कीमती ब्रश नहीं था, 6 आने वाला ब्रश होता था बालों वाला,
आप बिलीव करेंगे ये जो हर माल मिलेगा 2.5 आने, ये 6 आने वाले जो माल थे ना उसमें वो यूं प्लास्टिक का होता था जिसके अंदर यूं हाथ डाल के ना तो वो फिर वो यूं 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 वो करते थे और हर शॉट के बाद वो बाल बनाते थे, हर शॉट के बाद बाल बनाते थे ताकि अब पता चला कि वो शौकिया नहीं बनाते थे, कंटिन्यूटी होती थी कि एक से नज़र आए ये। और इसीलिए उनके यहाँ कड़ेड़े में आपको पान जो है लगा हुआ। फिर राही साहब को हमने देखा है कि वो गाना पिक्चराइज कभी कभार ही होता था उन पे, तो वो इधर से इधर पान यूँ कर लेते थे, इधर से शॉट आ रहा था इधर का वो मुंह में पान रख के भी हंसते थे यूँ। फिर हमने मैचेस भी खेले राही साहब के साथ, हमारी टीम जो थी फिल्म इंडस्ट्री की, तो एक वो ग्राउंड से बाहर नहीं जाते थे रेस्ट करने, एक मैं नहीं जाता था, बाकी सब गर्मी में चले भी जाते थे और वो पान खा रहे होते थे। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी फ्लोर हैं, अगर इनके कारपेट नीचे से उठा के देखें, इनके गुलदान जो आए होते थे प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से, उनमें देखें सब में राही साहब के पानों की पीकें आपको मिलेंगी। बट साहब वहीद मुराद साहब के लिए कहा जाता है कि ख़वातीन या उस दौर की स्टूडेंट्स जो थी उनकी तस्वीर को किताबों में रखती थी, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और हमने तो अपने अजीज़ों में भी बहुत सी लड़कियों को देखा हुआ है, ये वो जेलसी भी हुई है कि यार साढ़े होंगे हैं तो उन्होंने दी तस्वीर। फिर नदीम साहब की भी रखी हैं तस्वीरें। फिर अब राही साहब की कौन रखेगा, उसने रात को ख्वाब में डरना है उनकी तस्वीर देख के। तो लेकिन ये शान साहब वगैरह का जब टाइम आ गया तो उस वक्त तक फवाद खान भी आ गए हुए थे और दूसरे भी, मिकाल भी और फैसल कुरैशी भी। फिर काम और तरफ चला गया। मतलब आपने किसी की तस्वीर किताब में रखी हो या आपकी तस्वीर किसी ने रखी हो किताब में? नहीं, मेरी तो नहीं रखी, तो मैंने तो मोहब्बत प्यार कुछ ऐसा मैंने तो उस लड़की की रखी थी ना जो मैट्रिक में मेरी पहली मोहब्बत थी। अच्छा, उसकी रखी थी। तो फिर वो मिली के मोहब्बत कहाँ? नहीं, वो तो बताए ना कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ? वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम उम्र होते हैं। फिर जो ताल्लुकात हैं मोहल्लेदारी में, अगर ऐसे शादी हो तो दोनों ख़ानदानों का जो है वो आपकी पहली मोहब्बत थी? पहली मोहब्बत तो मैं इतना छोटा था कि मैं अपनी फूफीज़ाद बहन जो स्कूल में पढ़ाती थी, मैं कहता था कि मैं बाजी सैदीना शादी करनी है। मोहब्बत तो वो थी जो आपको लगाव से, प्यार से गोद में उठाए ले, वो कहीं जाना भी होता था मुझे लेके जाती थी। और असल में ये है कि मैं 16 साल बाद पैदा हुआ अपने माँ बाप की शादी के, इसलिए जितनी मोहब्बत मुझे अपनी अम्मी से थी वैसी मोहब्बत मुझे किसी के साथ नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे अब्बा फिल्में नहीं देखते थे और वो हर बुध को जाती थी। उनकी वजह से कम 18 खालाएँ थी मेरी, कि ए खाला साबन वाली है, ए खाला मसरदी अम्मी है, ए खाला गजालादी अम्मी है, ए फलानी है, क्योंकि वो सब की सब आती थी। यही एक तफरी होती थी। बुध को 11 बजे सिर्फ लेडीज़ शो होता था मुल्तान में, कोई मर्द उसमें नहीं आ सकता था। और मैं बिलीव मी कि मैं 10वीं जमात तक अम्मी के साथ जाके फिल्में देखता था। अच्छा। 11वीं में मैं जब मैं चढ़ा हूँ तो अम्मी ने कहा कि ऐसी क्राउन सन में होंगे तो तू उठे आ जी। तो मैं 4 पीरियड छोड़ के साइकिल पे आया हूँ, तो हाथ में एक नोटबुक और एक बुक होती थी। स्कूल में होती हैं इतनी किताबें, कॉलेज में जाके इतनी रह जाती। तो वो गेट कीपर जो था उसने कहा बाबूजी किधर? कहा मेरी अम्मी अंदर गए। तो मैं फिर नहीं किन्हीं जमात से हो? मैं कहा जी मैंने फ़ख्र से, मैं कहा मैं कॉलेजिएट हूँ, फर्स्ट ईयर में। कहते अब आप बड़े हो गए हैं, आप 3 बजे आइएगा। फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं जा सका। फिर हम छुप छुपा के, हमने फिर ऐसा भी किया कि 2 दोस्त हैं तो आधी फिल्म एक दिन उसने देखी है और पास लेके आ गया, तो आधी दूसरे दिन मैंने देखी है। इस तरह भी देखी, क्योंकि हम घर से इतनी देर तक गायब नहीं हो सकते। अच्छा बट साहब, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं भी आपको कई बरसों से जानता हूँ, लोग आपसे डरते भी हैं कि आप बड़े सख्त हैं, बासूल हैं। क्या वजह, क्यों करते हैं ऐसा? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर किसी शॉट की 16 रिटेक्स भी हों मुजाहिद साहब, तो फिल्म के अंदर या ड्रामे के अंदर क्या 16 की 16 रिटेकें लगेंगी? एक लगेगी नहीं जो पक्की है। जब मैं किसी बच्चे या बच्ची को कहता बेटा आइए रिहर्सल कर लें, जी मैं बेटा अगर टाइम मिले तो आओ ज़रा, एक दफ़ा पता चले आपने कहाँ रुकना है, मैंने कहाँ बोलना है, पॉज कहाँ लेना है। जी। जब 5 दफ़ा कहता हूँ तो वो नहीं सुनते। जब 6ठी दफ़ा जब वो शॉट शुरू हो जाता, डायरेक्टर कहता आओ जी आ जाओ। और कहते मैं हूँ चंगा रहे हैं, हूँ चंगी रही हैं।
मैं उसको तो मिन्नता कर रहे थे, तो उसको कहते हैं कि ये बड़ा डांट देने, 5 दफ़ा रिक्वेस्ट को तो कोई नहीं मानता ना। हाँ। खुदा की कसम मैं सबके साथ अपनी औलाद की तरह का ही सलूक करता हूँ। इवन कि अब जो मेरी बीवियाँ बन रही हैं, ये अपनी माओं की उंगलियाँ पकड़ के स्टूडियो में या टीवी पे आती रही हैं। कोई 20 साल छोटी है, असमा अब्बास 20-22 साल छोटी है मुझसे, वो और जिस तरफ भी निगाह डाल लें, वो लड़कियां मेरे साथ बीवियां बन रही हैं जो मुझसे 20-22 साल छोटी हैं। तो मैं यही कहता था, आओ बेटा मियाँ बीवी वाला रिहर्सल कर ली। मुजाहिद शेख साहब, ये गरीब खाना है। क्या बात है। जो 34 साल की स्ट्रगल के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं। खालिद भट्ट साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है किसी भी फनकार के लिए बहुत बड़ा टारगेट भी होता है और एजाज़ भी होता है। आपको कब मिला? जी, मुझे 2016 में। तो आप समझते हैं कि देर नहीं हो गई मिलने में? मैंने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना फिल्म में, ना थिएटर में, ना टेलीविज़न पे, जिस कार हाय नुमाया की वजह से मुझे दिया जाता। दूसरा ये कि मैं टेलीविज़न के कॉरिडोर्स में वाइपर भी चलाता नहीं था, क्योंकि हाँ, वो ना मुझसे कभी किसी ने फ़ाइल मांगी, ना मैं कभी इस्लामाबाद गया, ना कुछ। और सब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे मुल्क में जो क्राइटेरिया है, आप इतने सीनियर हैं, आप क्या समझते हैं ठीक है? कई लोगों को 8 साल बाद, 4 साल बाद भी मिल जाता है। उनके मुख्तलिफ लोगों से या अहले इक़्तिदार से ताल्लुकात हैं जो मिलते हैं। बट साहब, कवि साहब का अभी आप जिक्र कर रहे थे, उनके साथ कैसी मोहब्बत है? वो कायद आज़म है, हम तो एक उनके लिए एक आम पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन मेरे वालिद के ना होने की वजह से मेरे चारों बच्चों की, दोनों बेटियों की भी और दोनों बेटों की भी शादी जो है, उसमें वालिद का रोल उन्होंने ही अदा किया है। अच्छा, उनके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एक वाक़या आप सुनाते होते हैं, वो तो सुनाए हमें। जी, देखिए, सारी दुनिया जानती है कि 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ। तो पहला ड्रामा जो था उसमें मोहम्मद कबीर खान साहब हीरो थे और मोहतरमा कमल नसीर साहबा, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है पिछले साल, वो हीरोइन थी। तारक अजीज़ साहब अनाउंसर थे और ख़बरें भी पढ़ते थे सब। तो इस हिसाब से अगर टेलीविज़न का कभी अवार्ड दिया जाता या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उस वक्त तो नहीं मिलते थे, बहुत लेट शुरू हुए, तो सबसे पहले तो कबीर खान साहब को मिलना चाहिए था। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि ज़िया साहब के दौर के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे, उनको हमारी आपा उज़मा गिलानी साहब का काम बहुत पसंद था, तो उनका पहले अनाउंस हो गया। और सारे हलकों में बड़ी बातें होने लगी, चेमेगोइयाँ होती रहीं कि यार ये कैसे हो गया, ये वो कवि साहब से पहले वो उनके हाथों में आई है, ये वो। अब यही बातें आहिस्ता आहिस्ता किसी महफिल में उनसे भी, जनरल साहब से भी की होंगी, तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई, हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए उज़मा आपा को पहले मिला। और फिर कोई 1-2 साल बाद की बात है, कवि साहब ने एक फ़िल्म बानो कुदसिया साहबा के मौजू पे बनाई थी फिल्म। संगीता बेगम उसकी डायरेक्टर थी। मतलब लो बजट की फ़िल्म थी, लेकिन वो यहाँ बैन हो गई लाहौर सेंसर बोर्ड में। उसके बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको एपलेट बोर्ड में इस्लामाबाद गए, वहाँ फेरे वगैरह लगाते रहे। नहीं, एक दिन कवि साहब, इत्तफाक की बात है कि सुबह सुबह यहाँ से जहाज़ छोटा चला करता था इस्लामाबाद के लिए, उसमें जा रहे थे कि उनके सेंसर बोर्ड में पेशी थी। तो वो जहाज़ को 10-15 मिनट लेट हो गया। उन्होंने कहा, जी क्यों? उन्होंने कहा, वो जनरल साहब अभी नहीं आए। तो जनरल साहब आए तो ज़ाहिर उनकी सीट तो पायलट के बिल्कुल पीछे अगली ही थी। तो फोकर तैयारा होता था, अब तो बंद हो गए हैं। वो वहाँ बैठे तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, जहाज़ चला। जब वहाँ इस्लामाबाद उतरा है जहाज़, तो सबसे पहले वो उतरे हैं। पीछे कवि साहब कहते हैं कि मुझे अचानक ख्याल आया कि यार मैं जनरल साहब से कहूँ कि अगर आप मेहरबानी फरमा के वो फ़िल्म ख़ुद देख लें या सेंसर बोर्ड में किसी को कह दें, तो मेरा तो सारा कुछ दाव उसी पे लगा हुआ है।
तो मैंने उतरते हुए ना वो आगे आगे जा रहे थे तेज तेज, मैंने कहा जनरल साहब जनरल साहब जनरल साहब। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और तो कहा ओके ओके हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं हक्का बक्का रह गया कि भाई मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की है ये। तो वो ये समझते रहे कि और उसी साल फिर कवि साहब का अनाउंस हो गया। वो समझते रहे कि ये कहना चाह रहे हैं कि जी कमाल है, मेरे होते हुए आपने उज़मा आपा को उनको दे दिया। मैं कुछ कहना चाहता था वो कुछ, वो फिल्म आज तक नहीं लग सकी। और कवि साहब का बहुत लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने जब जो फिल्म मैंने उनकी डायरेक्ट की थी उसकी पेमेंट के वक्त भी, बिल के वक्त भी उन्होंने आगा जी उन्होंने कहा कि पहले उस फिल्म की सारी पेमेंट करो, स्टूडियो के बिल जो हैं, तो फिर ये इसको रिलीज़ होने देंगे। सो उन्होंने उसके स्टूडियो बिल भी दे दिए, मटेरियल के बिल भी दे दिए, आर्टिस्टों के भी सबको दे दिया हुआ था। खालिद भट्ट साहब, आप बड़े सच्चे और खरे आदमी हैं। ये भी सच बताएं कि महविश हयात को 4 फिल्मों के बाद ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। देखिए मुजाहिद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि मैंने तो तीनों शोबों में वक्त दिया, काम किया, लेकिन कोई ऐसा मार्कतुल आरा काम नहीं किया था। तो देखने में तो आपको महविश हयात साहिबा 4 फिल्मों में नज़र आई हैं, लेकिन उन 4 फिल्मों से पहले उनकी जो स्ट्रगल है वो भी कम से कम 12 से 15 साल पे मुहित है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फिल्म के वजह से नहीं, बल्कि जो उनकी सर्विसेज हैं 15-20 साल की शोबिज़ में, तो उसकी वजह से मिला है। और दूसरा ये कि अब बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं, तो मैं तो ये कहता तू अपनी नबेड़ते न होर नल की। जो जिनकी पहुंच जो है ऊंची ऐवानों में होती है उनकी उड़ान भी ऊंची होती है। और वो जो किसी ने कहा है कि वो जो ऊंची उड़ान रखते हैं सबसे पहले असीर होते हैं, तो ऐसे कामों में वो पहले असीर हो चुके होते हैं, उड़ान उनकी बाद में होती है। अच्छा भट्ट साहब, सोशल मीडिया बहुत फनकार ला रहा है। टिकटॉक पे आप देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट भी जो हैं वो टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने कितना फ़ायदा दिया फनकार को? नहीं, वो फनकार तो नहीं कर रहे ना जी, वो फनकार बनने वाले कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो टिकटॉकर्स ये जो कुछ भी हैं, ये पहले बेसिकली एक्टर तो नहीं थे। 1-2 बच्चियों को या 1-2 लड़कों को लिया भी गया है कि ये टिकटॉकर है, ये होगा। अच्छा भाई होगा, हमने तो देखा नहीं है। कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है कि जिसने अचानक से होटल में बैठे हुए डायरेक्टर ने कह दिया तुम मेरी फिल्म के हीरो हो गए। नहीं, सबने बेचारों ने स्ट्रगल की है। दिलीप कुमार साहब से पहले उनके भाई नासिर खान साहब स्टूडियो में होते थे, वो भी बहुत आना जाना उनका था, वो लिखते भी थे, वो भी थे। फिर देविका रानी ने जब उनको लिया है तो उन्होंने कितनी देर तक अपना नाम नहीं बदला। उन्होंने कहा कि अब हमारी फिल्म रिलीज़ है तो बताइए कि आपका क्या नाम रखा जाए। यूसुफ खान, उन्होंने कहा नहीं, एक तो मुसलमानों वाला नाम है, दूसरा ये है कि बड़े लाला जी को, खान साहब को पता चला, वालिद साहब का कहा उन्होंने, तो बहुत मार पड़ेगी ये वो। तो तब उन्होंने दिलीप कुमार अपना नाम जो है। तो ये हम जब किसी की सेंचुरी देखते हैं तो उसमें ये कतन नहीं रिकॉर्ड में लिखा होता कि इसने कितने कैच ड्रॉप हुए हैं, इसके कितनी दफ़ा ये रन आउट होते हुए बचा है, या कितनी दफ़ा ये LBW होते होते, या पहले टेक्नोलॉजी और थी, उसका 100 लिखा जाएगा। सो इसी तरह इस काम में भी ऐसे ही है, कामयाबी जो है वो लिखी जाती है, नाकामी नहीं है। बड़े से बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी हिट फिल्में जो हैं वो सबको याद होंगी। जो फ्लॉप हैं, जिनमें बहुत से घरानों का खून शामिल है, उनके जेवरात बिक गए, उनके मकान बिक गए, उन फिल्मों को कोई याद भी नहीं करता। बट सब जो अब आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, फनकार जो हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं? क्योंकि आपने कभी खान साहब से लेके आज के दौर के फनकारों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, इनके काम में कितनी मुशक्क़त है, कितनी दिलचस्पी है, और कैसे फनकार है? मुझे ऐसा कराची में भी 8-10 सीरियल 2013 से लेके 2020 तक मैंने किए हैं। फ़हीम बरनी साहब मुझे बुलाते थे, फिर ज़ीशान खान साहब उन्होंने भी बुलाया। शायद मैं ये समझता हूँ कि मेरी संजीदगी को देखते हुए, या मेरी लॉयल्टी को देखते हुए, या मेरी बातों को ये देखते हुए कि भाई ये जो वक्त हमें मुयस्सर है, ये किसी का सरमाया लग रहा है इस पर, उसको पूरे का पूरा रिटर्न करें। आइए रिहर्सल कर लीजिए, एक दफ़ा बोल लें, वहाँ आसानी रहेगी। ये मोबाइल बेटा, ये जो मोबाइल आप जिस पे लगी हुई हैं या लगे हुए हैं, ये इस काम की वजह से ही आपके हाथों में पहुँचा है, किसी के ज़रिए या आपने ख़ुद ख़रीदा है। तो भाई प्लीज़
इसको बाद में करना, पहले वो काम तो कर लो ना। तो इसलिए मुझे तो 80% आर्टिस्ट जो हैं वो शौक़ से काम करते हुए, दिलचस्पी लेते हुए नज़र आए। 100% वाले भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, बच्चियां भी थी उसमें जो मतलब पूरी 100% देने की कोशिश करती है। अगर कुछ हो भी जाए तो बड़ी लजाजत से कहती है, सर एक टेक और ले लेंगे, मुझसे वो चीज़ मिसिंग हो गई है। अच्छा, काम अब भी कर रहे हैं, काफ़ी अरसा तक करते रहे हैं फिल्मों का, तो उस दौर की हीरोइन और अब की हीरोइन का क्या फ़र्क है? वो असली थी, ये बनास्पति हैं। बनास्पति में क्या मतलब आई लैशेज़ बनास्पति है, दूसरी चीज़ें मेकअप, ये वो, किसी को मेकअप ना किया हो तो आप पहचान नहीं सकते कि यही हीरोइन। तो पहले खूबसूरती ज़्यादा, पहले अब नैयर सुल्ताना बेगम को आप देखिए तो उनके हल्क से पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आता था। ऐसे ही नसरीन साहबा थी। आसिया बेगम एक मुकम्मल औरत थी जिनके बाल आंखें, ये वो सब, मेकअप तो सबको करना ही पड़ता था, इसलिए कि लाइट्स भी अब्जॉर्व होनी है, ये भी है। लेकिन अब ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। वो 10-12 लाख लगा के, मैं इस उम्र में हो गया हूँ, मैं तो 500 भी नहीं लाया कभी अपने मुँह से। तो वो मेल भी और फीमेल भी, वो पता नहीं वो बोटेक्स कहते हैं या वो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ये वो एक डॉक्टर साहब थे प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन, तो शेख साहब उनके पास गए कि जी थोड़ी जी मेरी यहाँ लटक गई ने, तो कितने के पैसे लोगे? उन्होंने कहा जी 8 लाख रुपया लगेगा। उन्होंने कहा ये प्लास्टिक अपना होए तो फिर तो मैं तो अपना प्लास्टिक भी नहीं लेके जाता। काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये फेस जो है खिंचवाए हैं। खालिद भट्ट साहब, बच्चे माशाल्लाह कोई अदाकार भी बना या क्या करते हैं? जो सबसे छोटा है ये बाई चांस हुआ था कि बहुत छोटा सा था, कोई मेरे ख्याल में 7-8 साल का, तो इसको यूनिफॉर्म का कोट लेके देना था मैंने। मेरी जंजालपुरा की रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने उसे कहा कि यार अगर मैं जाऊंगा और फिर तुम्हें वापस लेने आऊँगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मेरे साथ चले चलो, 2 सीन हैं वहाँ, वो मैं करवा के तुम्हें फिर वो माल रोड पे जो दुकान है उनकी यूनिफॉर्म वालों की, तो मैं वहाँ से तुम्हें कोड़ूँगा। तो मेरे साथ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो तारिक जमील साहब और सीन कर रहे थे। मैंने स्क्रिप्ट लिया, देखा तो उसमें मैं और मास्टर हिदायतुल्लाह का रोल कर रहा था। तो मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, इलेक्शन का उन्होंने तराना बनाया होता है, तो तराना भी शायद महमूद नदीम साहब जो राइटर थे उन्होंने लिखा हुआ था। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा ये आपने तराना याद कर लिया? उन्होंने कहा जी हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कहा यार कमाल है। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मेज़ पे बजा के ना उसकी तर्ज एक छोटी सी बनाई। उन बच्चों को मैंने कहा कि आप में से एक इसको बोलेगा, दूसरे इसके साथ रिपीट करेंगे। कभी देखा ना ऐसे? कहा जी हाँ। तो किसी को याद ही नहीं हो रहा था, कोई अच्छी तरह कर नहीं रहा था। तो ये यावर भी मेरे पास, मैं कहा शेरू, हम बचपन में इसे आबिद खान साहब मरहूम ने इसका नाम शेरू रखा था कि ये बड़ा हेल्दी होता था। तो मैं कहा शेरू यार तुम ये याद कर लोगे? उसने कहा, वो उसने फर 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 बोला। मैंने कहा अब ये जो ये लाइन बोलेगा इसके पीछे आप लोगों ने रिपीट करना है। वो एक लाइन बोलता था, वो रिपीट करते थे, तैयार हो गया। अब वो उधर से सीन ख़त्म करके तारिक जमील साहब आए तो कहने लगे कि हाँ जी तो रेडी है। मैंने कहा यार तारिक साहब किसी ने बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया, ना उन्हें स्क्रिप्ट दिया ना कुछ। बहरहाल हमने एक अदना सी कोशिश की है, देख लें। तो मैंने क्लासरूम में एंटर हुआ, रिहर्सल दिखाई उन्हें, इसने गाया सारा को, सब ने क्लैप पे, ये सैयद मतलूब हुसैन उसके एसोसिएट थे, सब ने बड़ी तारीफ़ की। वो रिकॉर्ड हो गया। वो थी 10 नंबर किस्त। फिर हमने 11 की रिकॉर्डिंग की तो 10 नंबर ऑन एयर गई। तो शाहिद साहब ने पूछा कि ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा जी खालिद भट्ट साहब का बेटा। उन्होंने फिर 3 किस्तें उसकी और लिख दी। अच्छा। अब उसे काम करते देख के अजीम साहब ने भी उसको ले लिया, मोहम्मद अजीम साहब। फिर उसके बाद एक दो और आली साहब, वो सारे जो है, तो वो चाइल्ड स्टार के तौर पे एक ड्रामे में वो कमल साहिबा और आबिद अली साहब का बेटा बना। तो जब शाम को मैं उसे लेने के लिए गया हूँ तो आबिद अली साहब कहने ने साढ़ा एक भट्ट साहब को गुजारा नहीं सीगा, एक होर आ गए। मैं कहा क्यों होया? कहने ने कि ये बीमार होता है
तो मैं ऐसे आगे प्यार करता हूँ तो ये वो तो मुझे कहता है कि अंकल जब आप मुझे मेरा नाम लेंगे तो मैं पहले आहिस्ता 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 आंखें खोलूँगा, आपको देखूंगा, तो फिर आप मुझसे पूछिए ना कि बेटा अब कैसे हो। आप तो आते ही पूछ रहे हैं अब कैसे हो, तो मैं तो अभी जागा भी नहीं हूँ। मैंने कबल की तरफ देखा कि यार बड़ा तो शार्प बच्चा है। सो इस तरह उसने 5-6 ड्रामे किए, फिर उसका कद बढ़ गया। एक दिन उन्होंने हैनक वाले जिन वाले जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बुलवाया कि जी यावर को लेकर आइए। मैं लेके गया तो ये उस मेरे यहाँ आ रहा था, तो वो कहने लगे कि यावर को नहीं लाया। मैंने कहा जी है। वो तुम इतने बड़े हो गए। मैं क्या कोई तो पाबंदी सी कि बड़ा नहीं होना। कहते नहीं ये तो बच्चों का है, ये तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। सो फिर वो अपनी तालीम की तरफ। फिर एक दफ़ा दुबई से आया हुआ था तो वो मुझे छोड़ के स्टूडियो शबाब स्टूडियो लव लाइफ और लाहौर की रिकॉर्डिंग थी, तो गाड़ी लेके जिसने चले जाना था, तो उस्मान साहब और जुल्फ़कार साहब उस वक्त मेरी जवानी के रोल के लिए परेशान थे कि यार किससे करवाएं, मियाँ जी वारिस जी जवानी में पार्टीशन के वक्त कैसे। तो उन्होंने कहा यार शेरू को ना करवा लीजिए। मैंने कहा जी उससे पूछ लें, वो दुबई से आया हुआ है, पता नहीं कब तक छुट्टी है उसकी। तो इसे पूछा तो उसने कहा जी 3 दिन में ख़त्म कर लें तो ठीक है, वरना फिर। तो उन्होंने बाकी काम छोड़ के 3 दिन में वो फ्लैशबैक सारे का सारा कर लिया। व्हाट्सअप कोई भी फनकार पाकिस्तान का हो, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अपनी छत हो, अपने घर हो और हालात भी ऐसे हों को किचन चलता रहे, वरना कसम पुरसी की हालत आखिरी वक्त में होती है। इसकी वजह क्या है? लोग समझते हैं कि जब उनका तूती बोल रहा होता है, वो निस्फ़ निहार पे होते हैं, तो वो समझते हैं शायद सदा ऐसा ही रहेगा। हालांकि निस्फ़ निहार पे टॉप पे आने का मतलब ये है कि अब आपका डिक्लाइन शुरू होना है, तो आपको वहाँ रहने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हमारे बहुत से फ़नकार जो हैं उस पीरियड में ही सबसे पहले उस औरत को लात मारते हैं जिसने उनके साथ मिर्चें पीस के रोटी खाई हुई है, जिसने फाके करके उनके बच्चों को पाला होता है। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, और जब तक वो बच्चे चारों बीवियों में से बड़े होते हैं उस वक्त तक उनका सूरज गुरूब हो गया होता है, और फिर वो शाम को उनकी मसरूफियात भी और तरह की हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दूसरी शादी कोई बुरी या वो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े लीडरों ने भी की है कि एक घर वाली खातून है और एक प्रेजेंटेबल खातून है जिसने आने वाले हुक्मरानों से भी मिलना है। बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको मैं मशवरे देता रहा हूँ कि यार 16 लाख रुपए की ये इंटरकूलर लेने की बजाय 16 लाख का फ्लैट ले लें, कम से कम 28,000 रुपये किराया भी बचेगा। और कल को तो वो यही कहते हैं नहीं जब भी लेनी है 4 कनाल का लेना, तो वो 4 कनाल आज तक नहीं ले सके ना। बड़े तो बहुत हो गए हैं, लेकिन घर घर होता है, और घर ये ईंट सरिये बजरी रेत वगैरह की बिल्डिंग को नहीं कहते, वहाँ उसको कहते हैं जहाँ मियाँ बीवी और उनके बच्चे मोहब्बत से, सलूक से, प्यार से रहते हैं। नदीम साहब के साथ और मोहम्मद अली साहब के साथ भी आपकी बड़ी दोस्ती और बड़ा वक्त गुजरा, उनके साथ कोई वाक़या शेयर करें हमारा। देखिए जब हम कॉलेज में थे ना, तो मैं तो वहीद मुराद साहब का फ़ैन था और उन्हीं को देखकर मैं फिल्म लाइन में भी आया। वहीद मुराद साहब, वहीद मुराद साहब। नदीम साहब के हम अगेंस्ट थे। हम कहते थे कि जब वो शुरू में ढाके में थे भी, तो चित्राली अखबार में आता भी था बंगाल का दिलीप कुमार, तो हम कहते थे कि कॉपी कर रहे गए थे ये वो। मोहम्मद अली साहब जो थे उन जैसी ना हमारी पाटदार आवाज़ थी ना हमारी हाइट थी, तो इसलिए मोहम्मद अली साहब कहते यार रहते हैं तलवारबाजी लिए। यानी ये हमारी जो मुल्तान में ड्रामेटिक सोसाइटी की जो लॉबी थी उसमें मैं वहीद मुराद साहब का फ़ैन था, एक और दोस्त नदीम साहब, तो हमारी आपस में लगती थी। फिल्म लाइन में आने के बाद देखा कि सबसे डिसेंट और सबसे आला शख्सियत जो थी, जो किंग कहलवाने के काबिल थी, वो थे मोहम्मद अली साहब। वाह। और जो मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट थे वो थे नदीम साहब। तो नदीम साहब के साथ वक्त कैसा? नदीम साहब को फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक दफ़ा नोट किया कि जब भी उनसे कहे ना कि नदीम साहब खाना, तो वो पहली दफ़ा में हाँ नहीं करते थे। नहीं ठीक है तुम खाओ, नदीम साहब खा लीजिए, गरम गरम है। नहीं ठीक है इट्स ऑल, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नदीम साहब प्लीज़, फिर बाद में नहीं आप अच्छा चलो डालो थोड़ा सा ये वो। तो यानी 2-3 दफ़ा कहें तो वो कोई काम करते। ये शान बहुत शरारती था। तो मैंने जब ब्रेक होती थी तो वो 3-4 बड़े जो हैं वो एक तरफ हो जाते थे, शान, मैं और सलीम शेख, ये हम जो
मैं उधर भी पार्टिसिपेट करता था, उनकी बातें भी इधर लतीफ़े वगैरह होते थे, उधर और बातें होती थी। तो जुम्मे को चूँकि मैच होते थे इसलिए ब्रेक लंबी हो जाती थी। तो एक दिन मैंने पीएफ की ग्राउंड में मैच था, तो मैंने शान को बताया, मैंने कहा यार शान नदीम साहब कोई गल पहली बारी च नहीं मनते, 3-4 बारी कहो तो कहते अच्छा, कहते लो जी आज टेस्ट देखोगे। अब हम सब ने बैठ गए हैं कुर्सियों पे, तो कुछ लोग गए हुए थे ना जुमा पढ़ने के लिए, तो शान ने मोटरसाइकिल पे आया हुआ था अपनी बड़ी वो हैवी बाइक पे। तो अचानक उनको कहने लगा कि गुल्लू भाई, हमारे कप्तान थे गुलाम मोहिद्दीन साहब, गुल्लू भाई मैं ज़रा क्लोब सैन में तक जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए, आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई वो ले आना हो। उसको कहा बट साहब आप कौन सी लेंगे? मैं कहा यार नमी आई है ना, वो तो बेग साहब आप नहीं मैं नहीं गया। और उसने कहा कि नहीं, तो उसने कहा अच्छा, तो वो चल पड़ा। मैं कहा बेग साहब सारे खाएंगे तो आप क्या? नहीं यार वो, मैं कहा बेग साहब कुछ ना कुछ तो मंगा दे। अच्छा चलो उसे कहो कि वो, मैं कहा शान, अब उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ में तो वो मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, वो चला गया। ऐसा शरारती है, उसने एक ही दफ़ा पूछा बेग साहब आप कौन सी? कहा नहीं ठीक है। तो उस दिन उन्हें एहसास हुआ होगा कि यार पहली दफ़ा नाम मानने से आइसक्रीम से रह जाता है बंदा। अच्छा, काम अब भी कर रहे हैं, काफ़ी अरसा तक करते रहे हैं फिल्मों का, तो उस दौर की हीरोइन और अब की हीरोइन का क्या फ़र्क है? वो असली थी, ये बनास्पति हैं। बनास्पति में क्या मतलब आई लैशेस बनास्पति है, दूसरी चीज़ें मेकअप, ये वो, किसी को मेकअप ना किया हो तो आप पहचान नहीं सकते कि यही हीरोइन। तो पहले खूबसूरती ज़्यादा, पहले अब नैयर सुल्ताना बेगम को आप देखिए तो उनके हल्क से पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आता था, ऐसे ही नसरीन साहब आती, ऐसे ही। और अब मैडम शमीम आ रहा हैं, वो डार्क कम्प्लेक्शन की थी, लेकिन जब मेकअप करके आती थी तो आदमी, जब उनका काम स्क्रीन पे है तो फिर वो स्क्रीन पे कैसी नज़र आती हैं वही देखना पड़ता है। ज़ेबा बेगम इतनी हसीन खातून थी। दीबा बेगम जो थी वो अपनी परफॉर्मेंस और अपने खलंडरेपन और मोनालिसा जैसी मुस्कुराहट की वजह से थी, वो उन्हें कोई हसीन नहीं कहा जा सकता। आसिया बेगम एक मुकम्मल औरत थी जिनके बाल आंखें ये वो सब, मेकअप तो सबको करना ही पड़ता था इसलिए कि लाइट्स भी अब्जॉर्व होनी है, ये भी है। लेकिन अब ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो 10-12 लाख लगा के, मैं इस उम्र में हो गया हूँ, मैं तो 500 भी नहीं लाया कभी अपने मुँह पे। तो वो मेल भी और फीमेल भी, वो पता नहीं वो बोटेक्स कहते हैं या वो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ये वो एक डॉक्टर साहब थे प्लास्टिक सर्जरी के सर्जन, तो शेख साहब उनके पास गए कि जी थोड़ी जी मेरी यहाँ लटक गई ने, तो किन्ने के पैसे लोगे? उन्होंने कहा जी 8 लाख रुपया लगेगा। उन्होंने कहा जे प्लास्टिक अपना होए तो फिर तो मैं तो अपना प्लास्टिक भी नहीं लेके जाता। काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये फेस जो है खिंचवाए हैं, वो किया है। और हमें पहले शुरू में पता चल जाता था जिसके यहाँ कान के पीछे थोड़ी सी वो मतलब मांस इकट्ठा हुआ नज़र आता था, कैसी एने मुँह खिंचवाया है जी। बट सब आपके अपने काम की बात करते हैं, कौन से किरदार ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि लाजवाब आपने किए हैं? कौन से प्लेज हैं, किस तरह के किरदार हैं? देखिए मुजाहिद साहब, काम तो अगर मैंने पंजाबी के 25 मिनट के ड्रामे में भी किया तो पूरे शौक़ से वो किया, लेकिन याददाश्तों में जो जिसको देख के लोग याद करते, एक तो था सूरज के साथ साथ वो फजल का रोल था, मरासी का रोल था। तो मैंने कहा भी था रफ़ीक उलैह साहब से, जनरल मैनेजर थे, कि अमानुल्लाह साहब को, अलबेला साहब को या आबिद खान साहब को उनको लो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये वो मरासी नहीं है जड़ा मतलब है कि इलाही खैर मौला पा, ये मिरास जो गांव में चौधरियों की मिरास लेके चलते हैं, जिन्हें पता होता है कि इधर नाना है ऐसी, दादा है ऐसी है, तो वो वाला है। अच्छा जी, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर एक और था अपने हुए पराये में, मैंने का रोल किया। सबा परवेज साहबा मेरी बहन है जो तवाइफ है और मैं उनका हूँ। सिगरेट मैं पीता नहीं था इसलिए सिर्फ हाथ में रखा, और मेरे जो डायरेक्टर थे उसके वो 19-20 रिटेकों से कम नहीं काम करते थे, आफ्ताब अकबर साहब। अगर मैं सिगरेट पीता होता तो मैं दमे से मर गया होता। तो इसलिए वो मैंने सिर्फ यूं ही रखा। और उस लोगों को मामा सलामत उस रोल का नाम था। अल्लाह ताला ने के रोल में भी इज़्ज़त दे दी थी। इवन कि मुझे
मुझे फ़ख्र है कि यूसुफ खान साहब ने मुझे स्पेशल बुलवा के और पहले जफ्फी डाली, फिर प्यार किया, कहने कि यार मैं तेरा ड्रामा देखा है, वो बहुत आया। मैं कहा सर ऐसा तानू फॉलो किया है, क्योंकि मैंने आज के एक्टर के पास देखने को बहुत एक्टर हैं। मैंने जब वो किया तो मैंने याकूब साहब को देखा हुआ था, इंडिया के याकूब साहब, मैंने हीरा लाल साहब को देखा हुआ था, मैंने इजाज़ दुरानी साहब को बहन भाई में देखा हुआ था, मैंने यूसुफ खान साहब को तिहरानी में देखा हुआ था। तो फिर उनमें मैंने ये नोट किया कि नसीरुद्दीन शाह साहब हों या सुहेल असगर साहब हों या जो भी हों, ये ताल्लुक़ तो इनका बाज़ार से दिखाया है, लेकिन जो बाज़ार का आदमी है उसकी एक चीज़ इन सब में कम नज़र आती थी, वो थी रिदमेटिक सेंस, म्यूज़िक की सेंस। क्योंकि जिन घरानों में गाना बजाना होता है उनकी हर चीज़ लय में, सुर ताल में होती है। तो इसलिए फिर मैं जब चलता था तो उसमें भी लगता था नी रे सा रे गा मा, तो मैं उस डायलॉग भी ऐसे याद करता, चलता भी था। तो चाल के साथ जब मैंने उसे कहा तो वो फिर डिफरेंट लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि 22 हमने टेकें दी हैं सबा परवेज़ और मैं, वो मुझे थप्पड़ मारती है, मैं उसे दोबारा कोठे पे ले जाने आता हूँ तो वो मानती नहीं, तो वो हर दफ़ा रिटेक हो जाता था। एक टेक हम दोनों ने इतनी भरपूर दी कि मेरे दिल में था कि ये ओके होगी, तो मैंने सुख का सांस लेते हुए फिर हो गया लब चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे, ये कह के मैं आउट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कट ओके। जब वो किस्त चली है उस पर पीटीवी पे सिंगल चलती थी, ये प्राइवेट सेक्टर का ड्रामा था। तो उनके वाले साहब गुलाम अकबर साहब जो थे वो भी देखते थे गौर से। उन्होंने फिर आफ्ताब साहब से कहा कि भट्ट साहब से कहें अपने वक्तों के कुछ और गाने ऐड करें। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं जाता था सेट पे तो मुझे सीन दे देते थे कि देख लें इसमें कौन सा गाना कहाँ सेट होता है, आपको बेहतर पता है। इसी तरह फिर एक जगह और भी था, फरहाना मकसूद से सीन मैं कर रहा हूँ तो वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, तो मैं उसको हाथ, तो फिर मैं सदके मैं जाऊँ ना तो जिन्हां दियां बांकियां टोरां साडे नल गुस्से रहिंदे ते दर्शन देंदे होरां सदके मैं जाऊँ ना तो। वाह। सो एक ये रोल था, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इज़्ज़त बख्शी है अल्लाह ताला, वो खलील रहमान कमर साहब ने लिखा था लव लाइफ और लाहौर। 82 साल के बाबे का रोल किया मियाँ जी वारिस अली। और फिर 10 साल के बाद अब जीटी रोड में गुलाम तालिब, जिसके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, अंदरून शहर की कहानी है। इसने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी है क्योंकि वो यूट्यूब पे जाने की वजह से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो सब, और इस ड्रामे की वजह से अमेरिका में एक बच्चा मेरा बेटा बना है, मुंह भोला बेटा बन गया है, जो मुझे मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ उससे आज तक हम ना मिले हैं ना कभी कोई बात की है। वो मेरा ऐसे ख्याल रखता है कि जैसे मेरा उठना बैठना सुबह, मैं समझता हूँ कि पैसे तो नहीं मिले उसके जीटी रोड पे अवार्ड भी कोई नहीं अब मिलता, लेकिन उस इरफान की सूरत में मुझे अवार्ड भी मिल गया हुआ है। बट साहब आप सुर और लय को समझते हैं, जो दिल से आपको अच्छा लगता हो कोई गाना तो सुनाए। हम अपने बच्चों की शादी ब्याह में 3-3 4-4 ढोलकियाँ रखते थे पहले से, हर खाने खाबे खूबे कश्मीरियाँ वाले सारे, तो सब करीबी अजीज़ भी आ जाते हैं। ढोलकी जो है पहले मेरी मदनिल्ला बजाया करती थी, फिर मेरी बेगम बजाती थी, फिर मेरी बड़ी बेटी जो है वो जो पास बैठा ना उसने सीख लिया। तो मेरा जो गाना है जो अक्सर प्रोग्रामों में भी फरमाइश कर देते हैं वो है कि ओ आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई ओ चिक ताण लई सजना ने बुए अगे चिक ताण लई। एक ये है, और दूसरा है जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो।